ट्रांसफार्मर में बहुत टाइप का लॉस भी होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ट्रांसफार्मर बहुत ही आइडियल कंडीशन पे वर्क करे। देखो दुनिया में आइडियल कुछ भी नहीं है बेटा, ना मैं आइडियल ना आप आइडियल। आइडियल का मतलब ये हुआ इंसान है तो बुराइयाँ होंगी ही होंगी। तो जब मैं बोलता हूँ कि बहुत अच्छा आदमी है, इसका ये मतलब हुआ कि वो आदमी 80% अच्छा है, 20% बुरा है। तो सिमिलर इन दैट केस जब हम ये बात कहें कि अगर कोई ट्रांसफार्मर बहुत ही अच्छा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ट्रांसफार्मर 80% अच्छा है, 20% उसमें लॉस हो रहा है, 20% उसमें बुराई है। तो जब बात हम लॉस की करते हैं, तो हमारे सामने ट्रांसफार्मर में जो लॉस है, वो कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसा पहला लॉस होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, वो होता है आयरन लॉस। ट्रांसफार्मर के अंदर दूसरे टाइप का जो लॉस होता है, वो होता है कॉपर लॉस। ट्रांसफार्मर के अंदर जो थर्ड टाइप का लॉस है, जिसे हम लोग एडी करंट लॉस भी कहते हैं। एडी करंट लॉस। बाद में मैं ये बताऊंगा आपको कि एडी करंट लॉस किस तरीके से होता है। ये स्ट्रे लोड भी कहते हैं इसको, या मैं इसको स्ट्रे लॉस भी कह देता हूँ। स्ट्रे लॉस। स्ट्रे डॉग कहते हैं ना, गली का कुत्ता होता है स्ट्रे डॉग। सिमिलरली स्ट्रे लॉस ट्रांसफार्मर से अलग जो लॉस होता है। ओके, नाउ स्ट्रे लॉस के बाद अगला टाइप का लॉस होता है ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस एक और स्पेशल टाइप का लॉस है, बहुत ही बढ़िया, हमिंग लॉस। आप लोगों ने अक्सर एक चिड़िया का नाम सुना होगा, विश्व की सबसे छोटी चिड़िया, स्मॉलेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड, वो होती है हमिंग बर्ड, जो 2 ग्राम का उसका लगभग वेट होता है। तो जैसे हमिंग बर्ड की जो साउंड होती है ना, करके वाइब्रेट करती है, वो जो आवाज होती है, वही आवाज ट्रांसफार्मर के अंदर से निकलती है, तो उसको हमिंग लॉस कहते हैं। सो दीज आर द लॉसेज इन द ट्रांसफार्मर। कितने टाइप के लॉस मैंने लिखे हुए हैं? 6 टाइप के लॉस। हम लोग एक एक करके इन सारे लॉसेस के बारे में समझेंगे। तो पहला लॉस जो मैं बात कर रहा हूं, वो है आयरन लॉस के बारे में। देखो, आयरन लॉस क्या है? ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी साइड से आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, राइट? अब आप जरा गौर करो, प्राइमरी साइड से ट्रांसफार्मर में जब आपने लोड लगाया, लोड कह रहा हूं, प्राइमरी साइड में जब आपने एसी सोर्स दिया, तो इसके अंदर करंट गया, जिस करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, या यूं कहूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, जो कि इस वाइंडिंग के अंदर जाएगा, हमारे इस कोर के अंदर जाएगा। मैंने पिछली क्लास में बताया था पार्ट 1 वीडियो में कि ये होता है एक स्पेशल मटेरियल जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। तो ये सॉफ्ट आयरन कोर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, यानी मैग्नेटाइज होता है। ये इसके मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से पास करेगा। तो भाई इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ लॉसेस होंगे, इस कोर के अंदर कुछ लॉसेस होंगे। इस लॉस को हम लोग कहते हैं आयरन लॉस। तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो करंट आप सप्लाई कर रहे हो, उसके कारण जो ट्रांसफार्मर के कोर में लॉस होता है, ट्रांसफार्मर के कोर में लॉस होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, कंटिन्यूअस जो आप मैग्नेटाइजेशन दे रहे हो उसकी वजह से, इसी लॉस को हम लोग नाम देते हैं आयरन लॉस। दिस इज कॉल्ड आयरन लॉस। दिस इज कॉल्ड आयरन लॉस। दूसरा, सेकेंड टाइप का जो लॉस है ट्रांसफार्मर के अंदर, उसे हम लोग बोलते हैं कॉपर लॉस। अब बात है कॉपर कहां पर है? तो भाई ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स के अंदर आप यूज क्या करते हो? प्राइमरी साइड में भी आपने कॉपर का ही वायर यूज किया, सेकेंडरी साइड के अंदर भी आपने कॉपर यूज किया। तो बेसिकली जो ये कॉपर की वाइंडिंग्स यूज हो रही हैं, इस कॉपर वायर का भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और जहां पर भी रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस के कारण हीट जनरेट होता है जब भी उसमें करंट जाएगा। तो देखो, हीट का एक फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं I²RT। इस फॉर्मूले में I का मतलब करंट, R का मतलब रेजिस्टेंस, T का मतलब टाइम। मतलब आप जितने ज्यादा समय तक उसके अंदर करंट पास करेंगे, उतनी ही ज्यादा वो हीट जनरेट करेगा, और यही हीट लॉस कहलाता है कॉपर लॉस। वायर ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के अंदर जो कॉपर वाइंडिंग यूज हुई है, कभी कभी एल्युमिनियम वाइंडिंग भी यूज होती है, तो कॉपर या एल्युमिनियम के अंदर जो हीट हो रहा है ड्यू टू द करंट इज नोन एज कॉपर लॉस। ये है हमारा सेकेंड टाइप का लॉस ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर के अंदर जो तीसरा लॉस है, आयरन लॉस, हमने डिस्कस कर लिया कि आयरन लॉस क्या था भाई। कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो लॉस हो रहा है, उसे हमने नाम दिया आयरन लॉस।
कॉपर लॉस में हमने पढ़ा कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग यूज हुई है कॉपर की या एल्युमिनियम की, उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होता है I²RT। तो ये जो हीट जनरेट हो रहा है इसे हमने नाम दिया कॉपर लॉस। तीसरे टाइप का लॉस है एडी करंट लॉस। इसको थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे। ये बहुत बेकार कह लो या बहुत अच्छा कह लो, जैसे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन हमारा दोस्त भी है दुश्मन भी है। दोस्त इस हिसाब से कि आपको चलने में मदद करता है। आप चलते हो, आपको खुजली होती है, आप खुजाते हो, ये खुजा करके राहत तो मिलती है। तो खुजाते क्यों हो? क्योंकि आपको फ्रिक्शन की वजह से आपको राहत मिल रही है। मैं इस वक्त मार्कर से लिख पा रहा हूँ या मान लो व्हाइट बोर्ड पे हम चौक से लिख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखते हैं। चौक ब्लैक बोर्ड पे चिपक पा रहा है क्योंकि फ्रिक्शन के कारण। आप रोड पे चल पा रहे हो फ्रिक्शन के कारण। साइकिल चला रहे हो, साइकिल का मोटरसाइकिल का ब्रेक लगाते हो वो रुक जाता है फ्रिक्शन के कारण। तो फ्रिक्शन हमारा इस तरीके से दोस्त भी है। और दुश्मन कैसे है फिर? तो भाई देखो, जूता पहनते हो, नया जूता लेके आए, 6 महीने में घिस गया। क्यों घिसा? फ्रिक्शन के कारण। तो मेरा जूते का नुकसान हो गया। ब्रेक शू साइकिल के अंदर, ब्रेक बाइक के अंदर ब्रेक शू घिस जाते हैं। तो फ्रिक्शन एक तरीके से हमारा दुश्मन भी है जो हमारी चीजों को नुकसान करता है। सिमिलर एडी करंट हमारा दोस्त भी है और दुश्मन भी। अब पहले तो हम बात करेंगे कि एडी करंट होता क्या है, फिर हम दोस्ती और दुश्मनी को समझेंगे। तो जरा देखिए, एडी करंट लॉस क्या चीज है। हमने फैराडे के लॉ को समझा था। एक बार मैं फैराडे के लॉ से समझाता हूँ, उसके कंपेयर करके हम इसको समझ पाएंगे। फैराडे ने बोला था कि अगर एक वायर के अंदर आप मैग्नेट को लेकर के जाते हो नॉर्थ साउथ, मैग्नेटिक फील्ड इसमें से निकलेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे इस वायर के साथ टच होगा। और आप जितना पास लाओगे ये वायर के साथ फील्ड बढ़ता जाएगा। मतलब आप जितना ज्यादा फ्लक्स को चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो इसके अंदर वोल्टेज या करंट पैदा होगा। मतलब इस वाली वाइंडिंग में करंट जनरेट हो जाएगा। इसी को फैराडे कहा था। अब आप वायर को हटा दो, इस वायर की जगह कोई लोहे की चीज ले आओ। मतलब यही सेम काम करना है, मैग्नेट लाना है जो फैराडे ने लाया। बस आप क्या करो, इस वायर को हटाओ, इसके बदले लोहे का कोई टुकड़ा रख देता हूं। अगर लोहे के टुकड़े की बात करें, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो यहां से निकलेगी, जैसे पहले निकल रहा था सेम वैसे ही निकलेगा। अब ये बताओ, दो लाइन तो यहाँ भी कट कर रहा है और मैं आगे लाऊंगा तो भाई चेंज भी हो रहा है। और हमने पढ़ा है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या जनरेट करता है? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है ईएमएफ या करंट, वोल्टेज। इसके अंदर करंट जनरेट करेगा। तो यानी ये करंट इस वायर में नहीं, वायर तो है ही नहीं, अब हमारे पास लोहे का टुकड़ा है। लोहे के टुकड़े में जो करंट पैदा होगा, जो पहले वायर में पैदा हो रहा था, तो मैं उसको इंड्यूस्ड करंट बोलता था। इंड्यूस्ड का मतलब पैदा होना। जो वायर में करंट पैदा होता है उसे इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। वायर की जगह उसको हटा के लोहे का टुकड़ा रख दिया जाए तो इसमें जो करंट पैदा होगा उसी को हम एडी करंट कहेंगे। मतलब एडी करंट और कुछ नहीं, इंड्यूस्ड करंट ही है। फैराडे ने जो बोला था सेम वही चीज है कि अगर आप मैग्नेट को उठा करके ला रहे हो किसी वायर के पास, तो वायर के अंदर में करंट पैदा होगा। इस करंट को इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। अब वायर के बदले अगर आपने वहां पे लोहे का टुकड़ा रख दिया, आयरन की शीट रख दी, आयरन का कोर रख दिया, ट्रांसफार्मर का कोर रख दिया, तो उसके अंदर जो करंट पैदा होगा वो एडी करंट कहलाएगा। और ध्यान रहे, मैं अभी लेंज लॉ की मैंने बात की थी कि जो करंट पैदा होता है वो हमेशा अपोज करता है। ये एक ऐसा बेटा है जो अपने ही बाप का अपोज करेगा। यानी एडी करंट में ऐसा करंट है जो इस फ्लक्स जिसने उसे पैदा किया उसी का अपोज करेगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इसे कहते हैं एडी करंट। तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो हम ये कोर यूज कर रहे हैं, इस कोर से फ्लक्स जाता है ऐसे। तो भाई कोर के अंदर, कोर है क्या? सॉफ्ट आयरन कोर है, तो आयरन का टुकड़ा ही ना। तो इस आयरन के टुकड़े के अंदर एक करंट पैदा हो जाएगा बेटा। जो करंट इसमें पैदा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, यही करंट कहलाता है एडी करंट। और क्योंकि एडी करंट है, ये अपोज करेगा, यानी उस फ्लक्स का अपोज करेगा, उस फील्ड लाइन का अपोज करेगा जिसने उसको पैदा किया। तो इस तरीके के लॉस को हम लोग एडी करंट लॉस कहते हैं। ये भी पैदा होता है ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर, जिस कोर पे वाइंडिंग्स लपेटी होती है। दिस इज कॉल्ड एडी करंट। सो दिस वाज द एडी करंट। अब देखो इसका इस्तेमाल कैसे होता है। मैं हम लोगों ने ना, ये एडी करंट है तो दुश्मन ही है हमारा, अपोज कर रहा है ट्रांसफार्मर के अंदर। लेकिन मैं आपको एक एप्लीकेशन बताता हूँ, शायद आपने ना सुना हो, ये बहुत ही बढ़िया कमाल की चीज है। आप देखते हो रेलवे के अंदर, इंडियन रेलवे के अंदर ब्रेक्स होते हैं।
रेलवे के अंदर एक बोगी में कितने टायर होते हैं? एक सिंपल सी कैलकुलेशन लेके चलते हैं। एक ट्रेन के डब्बे में टोटल 8 टायर होते हैं, ऐसे करके 8 टायर्स होते हैं। ये टायर लोहे के होते हैं। इन आठों टायर में 8 ब्रेक शू लगा होगा। अब जरा कैलकुलेट करते चलना। हर ब्रेक शू की कीमत 10,000 रुपए है, अप्रोक्सीमेट। ये मैं जो डेटा ले रहा हूँ ना, ये लालू यादव का केस है। लालू यादव, अब हम लोग ऑनलाइन पे बात करें, मतलब एक केस था जो लालू यादव पे लगा था। केस ये था कि उन्होंने एक बार रेलवे में घोटाला किया था। एक चारा घोटाला तो था ही, एक रेलवे घोटाला आपको मैं समझाने जा रहा हूँ, जो उतना हाईलाइट नहीं हुआ। ये क्या कहता है कि एक टायर, ट्रेन के अंदर टोटल 8 टायर होते हैं। हर टायर के अंदर 8 टोटल ब्रेक शू लगेगा एक बोगी में। हर ब्रेक शू की कीमत है 10,000, तो 8 ब्रेक शू की कीमत कितनी होगी? टोटल हो गई 80,000। तो 80,000 का ब्रेक शू एक बोगी में है। ऐसे टोटल ट्रेन के अंदर लगभग 20 बोगी होते हैं। भाई बिहार का है तो 30 भी होगा, कोई ठीक नहीं। बिहार के अंदर बहुत पॉपुलेशन है, ट्रेन लगातार चलती ही रहती है और उसमें सोचो 20-20, 30-30 बोगियां होती है। इजी कैलकुलेशन के लिए 20 बोगी मान लेते हैं, मल्टीप्लाई करो। 80,000 रुपए इंटू कर दो, 20 बोगी है। इतने का ब्रेक शू सिर्फ एक बोगी, एक ट्रेन के अंदर हो रहा है। बिहार संपर्क क्रांति में इतने का ब्रेक शू लगा है। कितना है भाई? 16 लाख रुपए। 16 लाख रुपीज का ब्रेक शू सिर्फ एक ट्रेन में है। ऐसी अगर 10 ट्रेन भी चल रही है बिहार के लिए, मान लो 10 ट्रेन चली, तो 10 ट्रेन को इसको और 10 से मल्टीप्लाई कर लो। टोटल कॉस्ट कितना आ गया? 1,60,00,000 रुपए। यानी 1,60,00,000 का ब्रेक शू सिर्फ बिहार स्टेट के अंदर ट्रेनें चल रही है उसमें लगा हुआ है। अब ये सोचो आप, ये जो ब्रेक शू है ना, इसकी लाइफ सिर्फ 2 महीना है। इतनी बार ब्रेक लगाते 2 महीने में खत्म। 2 महीने में 1,60,00,000 रुपए। एक साल के अंदर टोटल 2-2 महीने करके बनाओ तो 6 बार, है ना, 6 बार ब्रेक शू बदलेगा। मल्टीप्लाई करो 6 से। अब जरा जोड़ो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 9,60,00,000 रुपए का ब्रेक एक साल में एक स्टेट की ट्रेन यूज कर रही है। इंटू करो, टोटल आपके पास 28 स्टेट्स हैं। ब्रेक्स एक साल में इतना ब्रेक शू यूज हो रहा है। लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, भाई साहब गिनती से बाहर है। करोड़ों, 268 करोड़, कितना बोलेंगे इसको, जरा काउंट करके देख लो। तो इतना पैसा टोटल सिर्फ ब्रेक शू के अंदर जा रहा है। तो होता यह है कि उस टाइम पे लालू यादव रेलवे मिनिस्टर थे, बजट पेश होने वाला था। लालू यादव ने बहुत सारी ट्रेनें चला दी, जैसे बिहार संपर्क क्रांति, उसका क्लोन, और उस क्लोन का भी एक क्लोन। मतलब ट्रेन पे ट्रेन चले जा रहे हैं, 10 ट्रेन को 30 ट्रेन बना दिया। गरीब रथ आ गया, गरीब रथ के अंदर फुल्ली एसी कर दिया, एसी का टिकट और आधा कर दिया पहले से। तो सभी लोगों को ये कयास था कि भाई साहब इस बार तो रेलवे का जो बजट आएगा उसमें रेलवे नुकसान में जाएगा। रेलवे पहले से ही नुकसान में है और ऊपर से और ऐसा नुकसान। लेकिन जब बजट सत्र पास हुआ, रेलवे का बजट बताया गया, सभी लालू यादव से उम्मीद लगा के बैठे थे कि भाई इस बार तो इसने बंटाधार कर देना है लालू यादव ने। लेकिन लालू यादव ने जब बजट पढ़ा, तो उस बजट में रेलवे ने अपनी पूरी हिस्ट्री में जितनी कमाया, जितना नुकसान था, सब कवर करके भाई साहब उससे ज्यादा ही प्रॉफिट दे दिया। सभी लोग हक्के बक्के रह गए, भाई इस लालू यादव ने ऐसा करा तो करा क्या, कि मतलब इतनी ट्रेनें चला दी, हर ट्रेनों के अंदर क्लोन पे क्लोन चला दिए, टिकट आधा कर दिया, बट फिर भी रेलवे हमेशा प्रॉफिट में आ गया। इसका पता उस समय तक किसी को नहीं पता चला। हर न्यूज़पेपर में हर जगह पे नाम ही नाम छपे जा रहे हैं, चर्चे छपे जा रहे हैं। होता यह है कि अगली रेलवे मिनिस्टर बनती है ममता बनर्जी। अब ममता बनर्जी ने देखा कि भाई साहब लॉस हो रहा है, इस लॉस को कवर कैसे करें। तो जब ममता बनर्जी की बारी आई ना रेलवे बजट पास करने की, तो ममता बनर्जी क्या करती है, वो कहती है यार रेलवे के अंदर ना बहुत सारा कचरा जमा है। मतलब पुरानी बोगी, पुराने रेलवे ट्रैक्स, पुराने ब्रेक शू जो हर 2 महीने पे घिस रहे थे, है तो लोहे के ही, उस ब्रेक शू को बेचा जाए कबाड़ी के अंदर, और कबाड़ी से जो पैसा आएगा उसको एज अ प्रॉफिट में ऐड करके दिखा दिया जाए कि रेलवे की बेकार बेकार संपत्ति को बेच करके प्रॉफिट बनाया गया। लेकिन जब ममता बनर्जी ढूंढती है कि सामान है कहाँ, तो ले भैया हमारे लालू यादव तो पहले ही बेच के फरार है। तो लालू यादव ने जो प्रॉफिट दिखाया था, वो प्रॉफिट रेलवे की इन्हीं संपत्ति को बेच करके दिखाया था। तो ये था उस बंदे का मास्टरमाइंड, देखो कितना कमाल का था। तो बात मैं रेलवे की ब्रेकिंग पे कर रहा था, तो आखिर ब्रेक देखो कितना बड़ा नुकसान है, मतलब ब्रेक में कितना पैसा वेस्ट हो रहा है। यही सब देखते हुए जब मेट्रो आई, दिल्ली मेट्रो, तो उसने कहा
कि यार रेलवे तो चलो इतना लंबा-लंबा सफ़र तय करती है, उसमें ब्रेक्स कम से कम 15 बार, 20 बार, 100-100 बार, हज़ारों-हज़ारों बार ब्रेक्स लगाती है रेलवे। मतलब 100 बार भी लगाती है, मान लो एक ट्रिप में 100 बार लगाती है। लेकिन आप ज़रा मेट्रो रेल के बारे में सोचो, मेट्रो रेल को क्या करना है, यहाँ से चलना है, 2 मिनट बाद दूसरा स्टेशन, 2 मिनट बाद दूसरा स्टेशन, हर बार ब्रेक लगाना पड़ेगा। एक दिन में ना जाने कितने लाखों बार ब्रेक घिसने पड़ेंगे और जो ब्रेक इंडियन रेलवे 2 महीने में घिस रहा है, मेट्रो रेल को हर 2 दिन में बदलना पड़ेगा। कॉस्ट नुकसान इससे भी ज़्यादा, तो प्रॉफिट में तो आएगी नहीं, है तो भाई प्राइवेटाइज़ेशन, प्राइवेट में, तो प्रॉफिट बढ़ाना था, तो मेट्रो ने ब्रेक्स हटा दिए। तो बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, मेट्रो में ब्रेक नहीं होते। मेट्रो फिर ब्रेक कैसे लगाता है यार? मेट्रो में तो ब्रेक ही नहीं है। मेट्रो ब्रेक लगाता है एडी करंट का ब्रेक। होता क्या है देखो, मेट्रो का जो रेलवे ट्रैक है, उसके ऊपर ये मेट्रो का टायर चल रहा है। अब होता ये जैसे ही मेट्रो को रोकना है, तो आप देखना जब मेट्रो जब एंटर करता है स्टेशन पे, तो जहाँ से महिला बोगी स्टार्ट होती है, उससे पहले एक मिरर लगा होता है। उस मिरर के पास आते ही मेट्रो ड्राइवर एक बटन दबाएगा जिससे इस टायर के अंदर करंट दौड़ जाएगा। टायर में करंट दौड़ जाएगा। टायर में जैसे ही ये करंट इधर जाएगा तो भाई ये लोहे का टुकड़ा ही तो है नीचे वाला जो आपका पटरी है। और अभी हमने पढ़ा कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो लोहे की चीज के साथ जब लिंक होगा तो लोहे में एक अपोजिट डायरेक्शन में करंट पैदा होगा जिसे हम एडी करंट कहेंगे। तो इस लोहे के टुकड़े में करंट पैदा होगा जो अपोजिट डायरेक्शन जो अपोज करना चाहेगा उस करंट का, उस मैग्नेटिक फील्ड का जो टायर के अंदर आपने दिया, इसी करंट को हम कहते हैं एडी करंट। तो एडी करंट उस टायर रेलवे ट्रैक्स में जनरेट होगा। अब देखो ट्रेन इधर घूम रहा था ऐसे-ऐसे, है ना? आगे की तरफ ट्रेन चल रहा था, लेकिन एडी करंट उल्टा लग रहा है, यानी उसको रोकने की कोशिश करेगा और धीरे-धीरे ट्रेन की स्पीड घट जाएगी और जैसे ही ट्रेन रुकेगा, उस टाइम पे ये जो करंट पास कर रहे थे टायर में, उसके बटन को ऑफ कर देंगे। यानी ट्रेन रुक गया बिना किसी शू ब्रेक के करंट की मदद से। ध्यान रखना रेलवे ट्रैक पे आपने लोगों को रेलवे ट्रैक पार करते देखा होगा। लेकिन आप देखते हो मेट्रो ट्रेन में फाइन होता है 500 या 5000 का जो भी फाइन है, रेलवे ट्रैक पे उतरने नहीं दिया जाता। उसका कारण बेटा ये नहीं है कि रेलवे ट्रेन से कुचल जाओगे। उसका कारण क्या है? रेलवे ट्रैक्स के अंदर करंट चल रहा है, एडी करंट चल रहा है। हो सकता है आपको मेट्रो नजर नहीं आ रहा लेकिन आपसे पहले वाले 2 स्टेशन दूर, 1 स्टेशन दूर रेलवे ने ब्रेक लगाया हो मेट्रो ने, तो उस पूरी पटरी में करंट दौड़ेगा और हो सकता है आप उस करंट की चपेट में आ जाए। दैट्स व्हाई मेट्रो के अंदर ब्रेकिंग सिस्टम की वजह से जो कि करंट पे बेस्ड है, एडी करंट पे बेस्ड है, हमें पटरी पे नहीं उतरने दिया जाता। तो क्या इंडियन रेलवे ये यूज नहीं कर सकता था? नहीं। इंडियन रेलवे में आधे लोग तो पिकनिक मनाते हैं जाके पटरी पे बैठे रहते हैं, रेलवे ट्रैक पार करते हैं। ऐसे में करंट अगर दौड़ गया तो ले भैया दौड़ते फिरेगा कि करंट में मारा गया। दैट्स व्हाई इंडियन रेलवे बेचारा अपना ही नुकसान कर रहा है इस तरीके से। तो एडी करंट लॉस ट्रांसफार्मर का एक बहुत बड़ा लॉस है। अगले लॉस की बात करें अगर हम, तो हमारे पास हमने एडी करंट लॉस पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है स्ट्रे लॉस। देखिए जैसे स्ट्रे, स्ट्रे का मतलब ही हुआ गली का कुत्ता, आवारा कुत्ता जैसे होता है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर खाली ट्रांसफार्मर ही नहीं है, इस ट्रांसफार्मर वाइंडिंग और कोर को उठा करके हम एक टैंक के अंदर रखते हैं। ट्रांसफार्मर का टैंक जिसमें पूरा ऑयल भरा होता है और उस ऑयल में ट्रांसफार्मर डूबा होता है उस हीट को लॉस खत्म करने के लिए। तो ये जो टैंक, जिस टैंक के अंदर ट्रांसफार्मर बैठा है, वो क्या वो टैंक प्लास्टिक का है या लकड़ी का है? वो भी मेटल का है, वो भी लोहे का है। तो भाई लोहे का है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस लोहे के अंदर भी तो भाई एडी करंट जनरेट होगा। जहां भी लोहा है वहां एडी करंट पैदा होगा। यानी ट्रांसफार्मर की बॉडी के अंदर जो आउटर बॉडी कवरिंग है, कंजर्वेटर है, ऊपर ब्रीदर है, हर जगह ट्रांसफार्मर में एक करंट पैदा होगा, एडी करंट। तो इस आउटर बॉडी में जो लॉस हो रहा है ड्यू टू द एडी करंट इज कॉल्ड स्ट्रे लॉस। इसी को हम लोग स्ट्रे लॉस कहते हैं। इसी को हम लोग स्ट्रे लॉस कहते हैं। नेक्स्ट लॉस इज हिस्टेरिसिस लॉस। देखिए अब हिस्टेरिसिस लॉस को समझते हैं। ट्रांसफार्मर कंटिन्यूअसली मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस से जूझ रहा है। जैसे कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है इसकी प्राइमरी वाइंडिंग्स के अंदर आप लगातार एसी वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं। एसी वोल्टेज चलता कैसे? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से चलता है, अप डाउन करके। अब सोचो जब ये अप होगा तो मैं एक इसको ग्राफ के फॉर्म में आपको समझाता हूं। मान के चलिए कि ये एक ग्राफ है। जब ये पॉजिटिव साइकिल में होगा हमारा
ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग मैग्नेटाइज होना शुरू होगा। जब ये नेगेटिव धीरे-धीरे डिक्रीज करना शुरू होगा, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर डिक्रीज होना शुरू होगा। जब 0 पे आ जाएगा, तो ये यहाँ पर आ गया। जैसे अब नेगेटिव जाने लगेगा, तो फिर मैग्नेटाइजेशन रिवर्स होगा और इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। ये प्रोसेस बार-बार रिपीट होता रहेगा। ये जो आपने कर्व देखा, इसी कर्व को हिस्टैरिसीस कर्व भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस कर्व, जिसमें मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, कंटिन्यूअसली मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन चलते रहने के कारण कभी मैग्नेटाइज हो रहा है आयरन कोर, कभी डीमैग्नेटाइज हो रहा है। आप इसको ऐसे समझो, देखो एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको। ज्योमेट्री बॉक्स होता है, 10 रुपए वाला, बचपन में खेलते थे, खोलते थे बंद करते थे, खोलते थे बंद करते थे, बार बार करते करते एक दिन वो टूट के हाथ में आ जाएगा। वही सेम सिचुएशन है, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन करते करते एक दिन पूरा ट्रांसफार्मर के अंदर लॉस कहलाएगा हिस्टेरिसिस लॉस। सो दिस इज द हिस्टेरिसिस लॉस इन द ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट इज हमिंग लॉस। अगला लॉस है हमारा ट्रांसफार्मर का हमिंग लॉस, ड्यू टू कंटिन्यूअस मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन। अब आप इसको एक बात और समझो, वायर के अंदर मैं दे रहा हूं करंट। अब भाई करंट दूंगा तो करंट की वजह से हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होता है जब, तो चीजों का साइज बढ़ता है। बेस्ट एग्जांपल सोचिए, प्लास्टिक को गर्म करो, क्या होगा? प्लास्टिक फैलेगा, है ना? किसी भी चीज को गर्म करें, घर में मम्मी खाना बनाती है, तो अभी सर्दियों के समय में ना एक प्रॉब्लम अक्सर आता है, अगर आप खाना बनाते हैं, मम्मी खाना बनाती है, बहन बनाती है, तो एक चीज देखना आप, सर्दी में जो कुकर के ऊपर लगने वाला रबड़ होता है, उसका साइज डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर होता है कम ठंडा, तो श्रिंक कर जाता है। तो क्या करते हैं, उसको उसको उठा करके गर्म पानी में डुबा दो, उसका साइज बढ़ जाएगा और कुकर के ऊपर लपेटा जाएगा। गर्मी में इसके अपोजिट होता है, गर्मी में रबड़ का साइज बढ़ जाता है, तो उसको क्या करना चाहिए, थोड़ी देर फ्रीजर में रख दो, ठंडा कर दो, ठंडा करोगे साइज छोटा हो जाएगा। यानी कुल मिला के टेम्परेचर इज डिपेंडेंट ऑन द साइज, टेम्परेचर बढ़ाने से साइज बढ़ता है। तो आप मुझे बताओ, प्राइमरी साइड में आपने करंट दिया, जिसकी वजह से हीट जनरेट हुआ, जिसकी वजह से प्राइमरी साइड की जो वायर है, उस वायर का साइज बढ़ेगा। फिर पॉजिटिव साइकिल में साइज बढ़ा, नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, साइज डिक्रीज करेगा। तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज डिक्रीज होता जाएगा। अब ऐसे चल रहा है इंक्रीज डिक्रीज, भाई गिटार की तरह नहीं हो गया, चले जा रहा है चले जा रहा है। तो जैसे गिटार में साउंड जनरेट हो जाता है, तो ट्रांसफार्मर भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की वजह से साउंड जनरेट करेगा। दिस लॉस इज कॉल्ड हिस सॉरी हमिंग लॉस। इस लॉस को कहते हैं हमिंग लॉस, ड्यू टू कंटिन्यूअस एक्सपेंशन एंड डी एक्सपेंशन, या वी कैन से डिग्रेडेशन of the winding of the transformer in primary as well as the secondary side is known as humming loss। उसमें से साउंड जनरेट होता है।